हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम हमारा टॉपिक पढ़ेंगे आ ट्रेडिंग टाउन इन अ पेस्टोरल जोन। आ ट्रेडिंग टाउन इन अ पेस्टोरल जोन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि मेसोपोटामिया में दो जगह पे एक्सकेवेशंस हुई हैं बहुत ज्यादा। पहले का नाम है उरुक, दूसरे का नाम है मारी। तो उरुक हमने पुरानी वीडियोस में पूरी तरह पढ़ लिया है, स्टडीड। मारी रह रहे है ना। तो ये जो ट्रेडिंग टाउन है पेस्टोरल जोन में, इसका नाम मारी ही है और हम इस मारी को ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई अब मारी के बारे में पढ़ते हैं। ये एक कैपिटल थी रॉयल, यानी कि कोई राजा वगैरह रहता था इधर, जो कि 2000 BC के आसपास फ्लरिश हो गई कि बहुत अच्छा ट्रेड वगैरह होने लग गया इधर। ठीक है, तो मारी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। तो मारी हाईली प्रोडक्टिव एग्रो होता था यहाँ पे। क्यों होता था? क्योंकि ये जो रिवर यूफ्रेट्स थी उसके अपर बैंक पे पड़ता था, अपस्ट्रीम पे। अपस्ट्रीम मैंने बताया था, जैसे कि कोई रिवर पहाड़ियों से बह के आ रही है, तो एक होता है अपस्ट्रीम जो कि पहाड़ियों के पास वाले लोग हैं जिनके पास ज्यादा पानी आएगा। अगर वो पानी रोक दे तो उन्हीं के पास आएगा सारा पानी, नीचे वालों के पास आएगा भी नहीं, डाउन स्ट्रीम वालों के पास। तो अपस्ट्रीम हमेशा प्रॉफिट में रहते थे पानी के मामले में, तो इस वजह से मारी भी ऊपर अपस्ट्रीम में था, तो उधर ज्यादा एग्रीकल्चर होता था। ठीक है, फिर मारी में क्या खास बात थी? यहाँ पे एग्रीकल्चर भी होता था और एनिमल रियरिंग भी होती थी, यानी कि यहाँ पे पेस्टोरल लोग भी थे और यहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं सेटल वाले वो भी थे, यानी कि दोनों अपने साथ साथ रहते थे अलग अलग। ठीक है, लेकिन मोस्ट जो टेरिटरी थी, मोस्ट ऑफ मारी टेरिटरी, मारी के अंडर जितनी भी टेरिटरी थी लैंड, वो किस में यूज की जाती थी? यूज्ड फॉर पेस्टोरल एक्टिविटीज। ठीक है, पेस्टोरल एक्टिविटीज के लिए यूज की जाती थी मोस्टली मारी की जो प्रॉपर टेरिटरी थी। इसके कुछ प्रोज भी थे, कुछ कॉन्स भी थे। प्रोज कॉन्स, प्रोज यानी कि पॉजिटिव साइड यानी कि गेन वगैरह कुछ, एंड कॉन्स यानी कि नेगेटिव साइड लॉस वगैरह। ठीक है, तो पॉजिटिव साइड में क्या आता था? इसमें जो पेस्टोरल लोग थे, ये जब भी अपनी काऊ या बफेलो वगैरह को खेतों से लेके जाते थे फील्ड्स, तो वो क्या करती थी, ये यहाँ पे गोबर वगैरह कर देती थी, डंग, काऊ डंग वगैरह। हाँ, जिससे क्या होता था, फील्ड मेन्योर हो जाता था, खाद मिल जाती थी खेतों को। तो एक तो ये फायदा होता था पेस्टोरल एक्टिविटीज का। दूसरा ये फायदा होता था कि जो सेटल लोग थे, ये पहले वाला भी सेटल लोगों को ही होता था, जो फार्मर्स थे उनके फील्ड्स पे ही तो खाद हुई है। तो जो सेटल लोग थे फार्मर्स, उनको दूसरा फायदा ये होता था कि वो तो एग्रीकल्चर करते हैं, तो उनके पास मिल्क नहीं था, मिल्क के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी नहीं थे, फिर उनके पास मीट वगैरह भी नहीं था, और लेदर वगैरह जो कि जानवरों की खाल से बनता है वो भी नहीं था। लेकिन जो पेस्टोरल लोग थे उनके पास मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स दोनों चीजें थी।
और मीट भी था, क्योंकि वो कई बार क्या करते थे, अपने ही कोई जानवर बीमार वगैरह हो रखा है तो उसे मार के खा लेते, या फिर कोई जानवर मर गया तो उसे मार के खा लेते, तो उनके पास मीट भी था। और उनकी जो खाल बचती थी मरे हुए जानवरों की, उससे वो लेदर बना लेते थे। तो ये पेस्चुरल लोगों के पास ये सारी चीजें थी जो एग्रो वालों के पास नहीं थी। लेकिन इनके पास क्या नहीं था, इनके पास एग्रीकल्चरल फूड नहीं थे, यानी इनके पास गेहूं वगैरह नहीं थे, है ना। और इनके पास गेहूं थे, तो इससे क्या हुआ, ट्रेड की कंडीशन बन गई कि इनके पास जो चीज नहीं है वो इनके पास है, इनके पास जो चीज नहीं है वो इसके पास है, तो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं ये। तो सेटल लोग जो फार्मर्स थे उनका ट्रेड होने लग गया पेस्चुरल्स के साथ। एक ये फायदा हो गया किस चीज का, ये देते थे इन्हें फूड, ये देते थे इन्हें मिल्क वगैरह, मिल्क मीट वगैरह एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये दो प्रॉफिट्स थे इसके। अब हम पढ़ते हैं इसके लॉस, ठीक है। तो लॉस इसके क्या थे, पहला तो था कि मैंने बताया कि ये पेस्चुरल जब अपनी काव वगैरह को फील्ड्स में से ले जाते हैं तो वो गोबर वगैरह करके फील्ड को खाद दे देती है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता था, फील्ड्स में जो क्रॉप होती है वो लगी हुई रहती है, यानी कि क्रॉप बड़ी हो जाती है, उस पर फल फ्रूट लग जाते हैं, फ्रूट वगैरह मान लो, ठीक है, लग गए। और अब ये अपनी काऊ बफेलो को लेके जाता है फील्ड्स की तरफ, काऊ बफेलो वगैरह आई, और ये ऐसा तो नहीं एक दो काऊ बफेलो, ये 100-150 होती हैं एक साथ। तो ये जितनी भी काऊ बफेलो है ये 100-150 एक साथ आती हैं एक फील्ड में, और पूरे फील्ड की क्रॉप खा जाती हैं। और फिर बेशक गोबर कर दे, फिर तो खाद किसी को चाहिए भी नहीं, जब सारी क्रॉप ही खा गई तो फार्मर तो वैसे ही परेशान हो जाएगा। तो ये नेगेटिव साइड हो जाता है, क्योंकि ये जब फील्ड्स में से होके जाती हैं काऊ बफेलो तो ये सारी क्रॉप खा जाती हैं फार्मर की, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव साइड हो गया। दूसरा क्या नेगेटिव साइड हो गया, जो ये शेफर्ड्स होते हैं या फिर हर्ड्समैन, मतलब जो ये पेस्चुरल होते हैं भेड़ बकरी चराने वाले, ये क्या होते हैं, इनके पास लैंड नहीं होता और ये 24 घंटे घूमते रहते हैं मोबाइल, यानी कि एक जगह टिकते नहीं है, ये बस एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, यानी कि कोई एड्रेस नहीं होता इनका, एड्रेस नहीं होता इनका। जिससे अगर ये चोरी करे, अगर ये इन्होंने कोई भी चीज को स्टील किया, चोरी किया, ठीक है, तो क्या होगा, अगर कोई बंदा इनका एड्रेस पे जाके ढूंढ के इन्हें पकड़ना चाहे तो एड्रेस भी नहीं है और ये एक जगह टिकते भी नहीं है, घूमते रहते हैं, इस वजह से कोई इन्हें पकड़ नहीं पाएगा, नॉट एबल टू कैच, कोई इन्हें पकड़ भी नहीं पाता। इस वजह से क्या होता कि ये परफेक्ट लोग बन जाते हैं जो चोरी कर सकते हैं। तो ये लोग क्या करते थे, नाइट के टाइम पे अपने विलेजर्स जो होते थे, फार्मिंग करते थे, वो उनके घरों में जाके क्या करते थे, ग्रेन्स वगैरह चोरी कर लेते थे, स्टील ग्रेन्स। जितने भी, मतलब एक तो क्या है, जो फार्मर्स हैं उनके खेतों में जो क्रॉप है उसे अपनी भैंसों को खुवा दिया, ऊपर से जो क्रॉप बची उसे चोरी कर लेते थे। तो फार्मर तो गया काम से, फार्मर के पास तो कुछ बचा ही नहीं इस वजह से। तो फार्मर घाटे ही घाटे में जाता था इनकी वजह से, शेफर्ड्स वगैरह की वजह से। तो फार्मर्स कई बार इन पे रिवेंज भी ले लेते थे, भाई हमारे साथ ऐसा हो रहा है हम भी करेंगे। तो रिवेंज में क्या करते थे, जैसे कि इनकी जो भेड़ बकरी होती थी 100-150 बफेलो वगैरह, अब जैसे कि एक भेड़ बकरी को कम से कम भी 1 बाल्टी पानी चाहिए रहेगा, और दिन के 10-15 बाल्टी समझ लो, तो इन्हें पानी बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए। तो 100-200 बाल्टी ऐसे तो है नहीं कि ये सैफर्ड वगैरह 1-1 बाल्टी भर के पानी ले आएंगे इनके लिए, तो इनको रिवर के पास ले जाना पड़ता है हमेशा, वरना ही मर जाती हैं, क्योंकि इन्हें पानी ज्यादा चाहिए रहता है। तो ये क्या करते थे फार्मर्स, जैसे कि ये रिवर है तो यहाँ से आएंगे वो रिवर में पानी पीने अपनी भेड़ बकरियों को लेके, तो यहाँ पे खड़े हो जाते या फिर तार वगैरह लगाते थे जिससे इनकी बकरी ना आ पाए रिवर में पानी पीने, जिस वजह से इनको पानी का एक्सेस नहीं मिलता और उनकी भेड़ बकरी मर जाती। तो ये फार्मर्स का रिवेंज था जिससे उनकी भेड़ बकरी मर जाती, ठीक है। अब जो ये पेस्चुरल ग्रुप्स थे,
ग्रुप्स, इनमें से कुछ पेस्टोरल ग्रुप्स अमीर बन गए, प्रोस्परस, ठीक है। अब वो अमीर बन गए तो अब वो सेटल हो गए लैंड लेके, या फिर उन्होंने रूल कर लिया, कुछ लोगों को पीट पूट के उन पे कब्जा कर लिया, ठीक है। जैसे कि कुछ पेस्टोरल ग्रुप्स के नाम बता रहा हूं, उन्होंने कब्जा कर लिया कुछ लोगों पे, फार्मर्स वगैरह पे, और फिर अपना रूल एस्टेब्लिश कर लिया। जैसे कि पहले आते हैं अकेडियंस, अकेडियंस, दूसरे आते हैं एमोराइट्स, तीसरे आते हैं असाइरियंस, और चौथे आते हैं एरेमियंस। रुको, अरेमाइयंस इनका पूरा नाम है, ठीक है। तो ये 4 पेस्टोरल ग्रुप्स ऐसे थे जिन्होंने ये अमीर बन गए और उसके बाद राजा भी बन गए, रूल कर लिया लोगों को, इन्होंने इतनी पावर गेन कर ली कि लोगों पे राज कर सके ये, ठीक है। तो इनको एक एक बारी बारी पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो स्टार्टिंग मैंने इंट्रोडक्शन बताया था कि मेसोपोटामिया में सबसे पहले लैंग्वेज आती है सुमेरियन, जो कि सुमेर लोगों ने बोली थी, ठीक है। दूसरी लैंग्वेज आती है अकेडियन, जो कि अक्कड़ लोग बोलते थे। तो अब इससे रिलेट कर लो, ये अकेडियन एक ग्रुप है, तो यही ग्रुप था जिसने रूल किया और पॉपुलर बना, जिससे कि सेकंड लैंग्वेज अकेडियन बनी, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था थर्ड लैंग्वेज आती है एरेमेक। अब ये एरेमेक लैंग्वेज बोलते थे एरेमियंस, तो ये तीसरे वाला, ठीक है। तो आपको ये नाम ऐसे याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एक मैंने पॉइंट ये भी बताया था स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वगैरह में, कि जो मेसोपोटामिया का नॉर्थ वाला रीजन है उसे कहा जाता है असायरिया, और वहां पे रहने वाले लोगों को कहते हैं असायरियंस, और उन्होंने नॉर्थ में अपना किंगडम एस्टेब्लिश कर लिया, रूल इन नॉर्थ। तो ये है हमारे असायरियंस, ठीक है। बच गए एमोराइट्स, मैंने तीनों समझा दिए। पहला अकेडियन, जो कि सेकंड फेमस लैंग्वेज में आते थे, जो सेकंड लैंग्वेज आती है वो बोलते थे। फिर आते हैं अरेमियंस, जो कि अरेमिक लैंग्वेज बोलते थे। उसके बाद आते हैं असायरियंस, जो कि नॉर्थ में किंगडम एस्टेब्लिश किया था इन्होंने, मेसोपोटामिया के असायरियंस। उसके बाद रह गया है हमारा एमोराइट्स। एमोराइट्स, तो अब एमोराइट्स को पढ़ते हैं, ठीक है। एमोराइट्स कौन थे? तो जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं मारी वाला, जो हमारी जगह मारी है, तो मारी जगह पे रूल किया एक ट्राइबल ग्रुप ने, रूल्ड बाय अ ट्राइबल ग्रुप, और उस ट्राइबल ग्रुप का नाम था एमोराइट्स, ठीक है। तो जो हमारा मेन ट्राइबल ग्रुप है वो है एमोराइट्स, जिसने मारी को रूल किया, जिसके बारे में ये वाला टॉपिक हमारा, ठीक है। तो एमोराइट्स की कुछ बातें थी जो कि हमारी एनसीईआरटी में दी गई है। एमोराइट्स की बातें, ये मारी को रूल करते थे, और क्योंकि ये ट्राइबल ग्रुप था, एक ट्राइबल पेस्टोरल ग्रुप, ठीक है। तो ये जैसे कि जो मारी के लोग, जो सेटल लोग थे पहले से, जो कई सदियों से मारी में रह रहे थे, तो वो तो अपने रह ही रहे थे, लेकिन फिर ये बाहर से एमोराइट्स आते हैं और उन पे कब्जा कर लेते हैं। तो जो सेटल लोग थे उनका कल्चर और एमोराइट्स का कल्चर डिफरेंट होगा, क्योंकि एमोराइट्स बाहर से आके रूल किया है, तो बाहर वालों का कल्चर तो डिफरेंट ही मिलेगा, ठीक है। तो एमोराइट्स का कल्चर इनसे डिफरेंट था, और ये डिफरेंटली ड्रेस करते थे, ड्रेस डिफरेंटली, क्योंकि बाहर से आए तो इनके पहनने का कपड़ा भी अलग होगा। जैसे कि इंडियंस हैं, तो जैसे नॉर्थ वाले, इंडिया के बाहर ही मत जाओ, नॉर्थ साउथ देख लो,
नॉर्थ वगैरह में पगड़ी वगैरह चल जाती है, साउथ वगैरह में लुंगी वगैरह पहनते हैं लोग। तो ऐसे अलग अलग डिफरेंस है कपड़े वगैरह पहनने में भी, ठीक है। तो ऐसे ही इनका था, ये एमोराइट्स भी बाहर से डिफरेंट कपड़े पहनते थे। और एमोराइट्स की एक खास बात थी, क्योंकि इनका अलग अलग कल्चर था, फिर भी ये रिस्पेक्ट करते थे मेसोपोटामियन गॉड्स की। जो मारी में जो मेसोपोटामियन गॉड्स थे उनकी भी रिस्पेक्ट करते थे। और एक इनका गॉड था, एमोराइट्स का गॉड था, गॉड, और उसका नाम था डोगन, ये डगान, डगान नाम था इनके गॉड का, जिसे गॉड ऑफ स्टेपे कहा जाता है। क्योंकि ये स्टेपे, मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि जो मेसोपोटामिया है हमारा, इसके नॉर्थ में एक ग्रासलैंड होता है, नॉर्थ ग्रासलैंड, ग्रासलैंड है जिसका नाम है स्टेपीज। तो स्टेपीज ग्रासलैंड मेसोपोटामिया के नॉर्थ में पड़ता है। और ये एमोराइट्स नॉर्थ से ही निकल के आए थे और मारी में आके बस गए थे, ठीक है। तो इस अभी मारी में आके बस गई, इसमें ये तो है नहीं अपना गॉड बदल देंगे, तो गॉड तो अपना इन्होंने वही रखा, डगान, जो कि गॉड ऑफ स्टेपे था, ठीक है। लेकिन फिर भी इन्होंने बोला कि जो आप नेटिव्स हो यहाँ के, जो इधर पहले से रहते हो, कि हम तुम्हारे गॉड को मानते हैं भाई, तुम अपनी पूजा अलग करो, हम अपनी पूजा अलग करेंगे। इन्होंने अपने मंदिर भी बनवा दिए और इनके मंदिरों को भी कुछ नहीं किया। वरना कुछ राजा होते हैं कि बाहर से आए तो इनके मंदिर तबाह कर दो, हमारे भगवान की पूजा करेंगे, ऐसे इन्होंने कुछ नहीं किया। यानी कि ये दर्शाता है कि एमोराइट्स सेक्युलर नेचर के थे बहुत ही ज्यादा, ठीक है। और एक और चीज दर्शाता है कि एमोराइट्स नहीं, मेसोपोटामियन लोगों को भी दर्शाता है ये एज ए होल, क्योंकि एमोराइट्स भी तो मेसोपोटामिया में ही थे पहले, नॉर्थ में। तो ये चीज दर्शाता है कि मेसोपोटामियन जो सोसाइटी और कल्चर था वो ओपन टू डिफरेंट पीपल्स, ओपन टू डिफरेंट कल्चर्स एंड पीपल्स। और इसी वजह से ये सिविलाइजेशन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक बची रही, ठीक है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की खासियत थी कि ये बाहर के लोगों का स्वागत करती थी, उन्हें मारती वगैरह नहीं थी, उनके कल्चर का दबाव, उनके कल्चर को दबाती नहीं थी। इस वजह से मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन लंबे टाइम तक बनी रही। वरना अगर वो दूसरों के कल्चर को दबाती तो कल को कोई आके उनका कल्चर दबा देता, ठीक है। फिर आगे इस टॉपिक में एक पैलेस के बारे में बताया गया है, पैलेस ऑफ किंग जिमरिलिन, जिमरिलिम, ये किंग का पैलेस है, जिमरिलिन नाम का, मारी में है। इसको बनाया गया था 1800 BCE के आसपास। करेक्ट टाइमिंग एनसीईआरटी में दी गई है, वो ऐसे याद करने की जरूरत भी नहीं है। 50 सालों में बना था ये। और ये पैलेस इतना फेमस था कि जो आस पड़ोस के नेबर में जो किंग्स थे वो इसे देखने आते थे, केम टू सी इट। जैसे कि जो हमारे नॉर्थ सीरिया से किंग आया था क्या करने, स्पेशली इसको देखने के लिए, केम टू सी इट, इस पैलेस को। अब ऐसी पैलेस में क्या खास बात थी जो इतना फेमस था? अब ऐसी ये खास बात थी क्योंकि ये एक बहुत ही स्प्रोलिंग स्ट्रक्चर था। अब आप कहोगे स्प्रोलिंग क्या होता है? स्प्रोलिंग यानी कि फैला हुआ, बहुत ही बड़ा फैला हुआ। ये इतना बड़ा था कि इसमें 260 कमरे थे, 260 रूम्स। और ये एक पैलेस 2.4 हेक्टेयर का था। अंदाजा लगा लो कितना बड़ा होगा ये, ठीक है। फिर इसके बारे में और भी चीज दी है पर वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बारे में, उसके बाद हमें मारी के किंग के बारे में और कुछ बताया गया। मारी के जो किंग है
हमें बताया गया है कि उन्हें बहुत ही विजिलेंट रहना पड़ता था। विजिलेंट यानी कि सावधान। क्यों? क्योंकि जो मारी जो जगह थी ना, ये ओपन थी, ओपन टू ऑल ट्राइबल्स, यानी कि कोई भी ट्राइबल बंदा आके हमारी सिटी में घूम सकता है, कुछ भी कर सकता है। तब वो कोई भी ट्राइबल बंदा घूम रहा है। अब तो बाय चांस कोई ट्राइबल उन्हें मारने आए हो, केम टू किल हिम, भाई उसे मारने आए हो और फिर बाद में रूल कर ले, क्योंकि मारी वाले लोग, मारी का जो फिलहाल का किंग है, उसने भी तो ऐसे ही रूल किया था। उसने भी, वो भी पेस्टोरल था, घूमता घूमता आके मारी पे रूल कर लिया। तो अब क्या पता कोई और आके घूमता घूमता इसे मार के रूल कर ले, तो उसे बहुत सावधान रहना पड़ता था। और इस बात का हमें कैसे पता चला कि उसे सावधान रहना पड़ता था? क्योंकि हमें रिकॉर्ड्स मिले हैं, किस फॉर्म में? टैबलेट्स के फॉर्म में, क्ले टैबलेट्स में। कैसी टैबलेट्स? मतलब क्या रिकॉर्ड्स मिले हैं? इसमें हमें मिला है कि जो किंग था और उसके ऑफिशियल्स थे, ऑफिशियल्स यानी कि पुलिस वगैरह मान लो, उस टाइम की सिपाही वगैरह जो होते थे, उनके बीच में कन्वर्सेशंस होती थी बहुत सारी टैबलेट्स में। किंग अपने हाथ से टैबलेट्स लिख के भेजता था पुलिस को, फिर पुलिस उधर से भेजती थी। और इन कन्वर्सेशंस में हमें बार बार डिस्क्रिप्शन मिला है, किन का? डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्राइबल्स, कि पुलिस कह रही है कि 2 ट्राइबल्स आ गए हमारे उसके अंदर, किंग कह रहे हैं कि उन दोनों पर नजर रखो, कभी वो हथियार वगैरह लेके ना आए हों। फिर ऐसे ऐसे वो उनमें बातें चलती रहती थी ट्राइबल्स के बारे में। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि किंग बहुत ही सावधान रहता था ट्राइबल्स को लेकर। फिर आगे इस टॉपिक में मारी जो लैंड है, इसके बारे में और इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे कि मारी जो जगह थी वो रिवर यूफ्रेट्स पे लोकेटेड थी, ये मैंने बता दिया था। अब रिवर यूफ्रेट्स पे लोकेटेड थी, तो रिवर यूफ्रेट्स पे बहुत ज्यादा ट्रेड होता था, क्योंकि उस जमाने में वाटरवे का यूज किया जाता था। और रिवर यूफ्रेट्स रिवर है, बहुत तो इम्पोर्टेंट, तो वाटरवे में तो आएगी। तो ट्रेड इस जगह पे बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि ये रिवर यूफ्रेट्स के पास थी। रिवर यूफ्रेट्स के पास थी, इसलिए से प्राइम पोजीशन मिल गई थी ट्रेड के लिए। बहुत अच्छी पोजीशन है ट्रेड के लिए, क्योंकि कोई भी आएगा जाएगा इनके शहर से होके जाएगा, क्योंकि रिवर इनके शहर के पास है। तो इस वजह से क्या था, मारी को एग्जाम्पल बताया जाता है ऑफ अर्बन सेंटर जो कि रिच बना बिकॉज ऑफ ट्रेड। ट्रेड की वजह से कोई अर्बन सेंटर रिच बना हो, इसका एग्जाम्पल है मारी, क्योंकि मारी में बहुत ज्यादा ट्रेड होता था, जिस वजह से रिच बन गया। ठीक है, तो जैसे कि हमारी ये ये हमारी यूफ्रेट्स रिवर है, यूफ्रेट्स। तो इसमें हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है कि जो अप स्ट्रीम थी, बहुत ज्यादा अप स्ट्रीम, उसमें हमारी कंट्रीज आती थी, टर्की वगैरह। टर्की और लेबनान का भी नाम दिया गया है, एक कंट्री है लेबनान। तो ये 2 कंट्रीज थी, टर्की और लेबनान, ये अपस्ट्रीम आती थी रिवर यूफ्रेट्स के। तो वहां से कोई भी बंदा ट्रेड करने के लिए साउथ में जाएगा। साउथ कहाँ पे? साउथ मतलब मेसोपोटामिया का जो साउदर्न रीजन है वहां पे, जो कि सबसे ज्यादा वो माना जाता है, क्या कहते हैं, अर्बनाइज्ड। साउथ रीजन मेसोपोटामिया का सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड है, तो वहीं पे ज्यादा ट्रेड होता था। तब कोई भी बंदा टर्की या लेबनान से ट्रेड करने मेसोपोटामिया में आएगा, तो बीच में उसे मिलती है मारी जगह। तो प्राइम लोकेशन, कोई यहाँ से उधर जाएगा तो भी मारी होके जाएगा, कोई यहाँ से इधर जाएगा तो भी मारी होके जाएगा। तो मारी को बहुत ज्यादा फायदा मिल जाता है इस वजह से। तो मारी वाले लोग क्या करते थे, जैसे ये उनके हिस्से की जो रिवर है, जो इनके लैंड के अंदर आती है इतनी सारी, वो क्या करते थे, जैसे कोई बोट आ रही है तो उसे रुकवा लेते हैं, और फिर कहते हैं अगर आगे जाना है तो टैक्स देना पड़ेगा 1/10, यानी कि जितना तुम्हारे पास है, जैसे तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं तो हमें 1,000 रुपए दे दो। तो
इतना ज्यादा टैक्स ले लेते थे वो, यानी कि इनडायरेक्टली 10% टैक्स होता था। अभी नीचे चली जाएगी, फिर नीचे से कुछ लेके जाएगी, फिर वापस रोक लेते 10% टैक्स दो। फिर मान लो वापस 10,000 लेके आ रही थी, वापस 1,000 रुपए ले लेते। ऐसे ऐसे टोटली 20% टैक्स ले लेते आने जाने का। ठीक है, और इनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि रिवर इनके शहर से होकर गुजरती है, इन्हें जाना ही पड़ेगा। और फिर मैंने भी बताया कि अगर कोई बोट 10,000 लेके आ रही होती तो उसके 1,000 रुपए ले लेते, लेकिन जो रियल में एक बोट कैरी करती थी ना, अगर कोई एक बोट है सिर्फ एक, तो उसके अंदर कम से कम भी 300 वाइन जार्स होते थे। वाइन जार्स यानी कि जो बड़े बड़े से बैरल नहीं होते, 500 लीटर के बैरल होते हैं, पूरी टंकी जितने, उसे कहते हैं एक जार, जिसमें कि वाइन भरी हो, वाइन जो पीते हैं। ठीक है, तो 300 वाइन जार यानी कि इतने बड़े बड़े 300 डब्बे, तो उनका अगर वो 10% करें तो लगभग वो 30 डब्बे ले लेते थे। अब वो 30 डब्बे ऐसे लेते, फिर आते वो वापस 30 और ले लेते, फिर ऐसे ऐसे 60 डब्बे एक बोट के ले लेते वो। ऐसे तो फिर उन्हें धीरे धीरे रिच बन गए वो इस वजह से, क्योंकि अगर दिन की अगर 100 बोट भी निकले ना, तो वो 60 एक से ले रहे हैं, तो 6,000 डब्बे तो उनके पास बिना बात के आ गए। तो इस वजह से बहुत ही रिच बन गए, उन्हें कुछ करना भी नहीं पड़ा, बस उन्हें एक बोट रखवानी है और 30 डब्बे अपने। इसे कहते हैं दिमाग। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होती थी, जो बोट्स होती थी, एक तो वाइन जार्स की बोट होती थी, और कई बार कुछ बोट्स यूज की जाती थी बारले के लिए भी। बारले जैसे कि वीट वगैरह जैसे कुछ खाने का होता है, तो बारले के लिए भी डब्बे यूज किए जाते थे अलग से, तो उनको भी 10% ले लेते थे, बहुत तेज थे। फिर उसके बाद क्या होता था, कई बार एक जगह है अलासिया करके, नाम वैसे इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, कंट्री याद रख लो इसकी, सिप्रस नाम की कंट्री है फिलहाल। आइलैंड एक सिप्रस नाम का, कहाँ पे है, इजराइल के पास, नियर इजराइल। तो इधर से क्या आता था, इधर से आता था कॉपर प्लस में टिन, कॉपर और टिन दोनों होते थे। अब कॉपर और टिन का क्या काम पड़ता है, कॉपर और टिन को मिला के बनता है ब्रोंज। तो इस वजह से इस जगह से कॉपर और टिन दोनों आते थे, जिसे मेसोपोटामिया, साउथ मेसोपोटामिया में ब्रोंज बना लिया जाता था। लेकिन साउथ पहुंचने के लिए उन्हें बीच में मिलना पड़ता था मारी से, और मारी इनका भी 10% कॉपर और टिन रख लेता था, जिससे वो खुद के लिए ब्रोंज बना लेते, यानी कि ये पूरा इंडिपेंडेंट बन गया था। इसे किसी की जरूरत नहीं है, बहुत अमीर बन गया था टाइम टू टाइम। अगर इससे कोई लड़ाई करता तो ये अपना रास्ता रोक लेता रिवर का बीच में, और फिर सारा ट्रेड रुक जाता। तो इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने लग गई लोगों को मारी की। अब मारी की क्या खास बात थी, मारी मिलिट्री नहीं रखता था, ये मिलिट्री स्ट्रांग नहीं थी इसकी, बहुत ही कमजोर मिलिट्री थी। लेकिन ये था नेक्स्ट लेवल रिच जिसे कह सकते हैं, बहुत ही अमीर देश था कंपैरेटिवली जो आसपास के जो सिटीज थे, नेक्स्ट लेवल रिच था। इस वजह से कोई इससे पंगा नहीं लेता था, मिलिट्री कमजोर हो बेशक, फिर भी नेक्स्ट लेवल रिचनेस की वजह से सब शांति बना के रखते थे इससे। तो इस वीडियो में हमने हमारा ट्रेडिंग टाउन इन पेस्टोरल जोन मारी के बारे में पढ़ लिया है पूरा आराम से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और इस वीडियो के नोट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।